हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय से निकले हुए फॉर्म के ऊपर जो कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे। और ये फॉर्म उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि यूपी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया इसकी भी उसी से मिलती-जुलती है। तो ये भी विद्यार्थी इसको भर सकते हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और ये जो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया है, ये खुद थोड़ा-सा टाइम लेकर ही आया हुआ है। तो आप सभी लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, तो मुझे भी लगा कि इसके विज्ञापन पर बातचीत करना चाहिए और जो भी कुछ बदलाव हुआ है, उन बदलावों पर भी चर्चा करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि 2 नवंबर अ, 2022 को नोटिस आई हुई है और इस नोटिस के माध्यम से यहाँ पर तमाम जो भी पद हैं, पोस्ट आए हुए हैं, उनकी चर्चा की गई है, जिसमें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी और टीजीटी, हेडमास्टर इत्यादि के पद आए हुए हैं और इनको भरा जाएगा। एक संस्था जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है एलडीसीई, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये पोस्ट भरी जाएंगी। ठीक है। और ये पोस्ट कई सालों के अंदर इसको रखा गया है, मतलब कि सन 2018 से लेकर 2023 तक का क्राइटेरिया यहाँ पर बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट 2018 से लेकर 2023 और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो योग्यता है उसकी क्रूशियल डेट भी दी गई है, जो कि आखिरी आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 है। तो 2018 से लेकर 2023 के बीच की क्राइटेरिया यहाँ पर बनाई गई है, जो कि आगे आपको और क्लियर होगी, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म है। तो इसमें सी टेट इत्यादि की चर्चा अभी नहीं की गई है। हो सकता है कि उसी के रिलैक्सेशन में इस डेट को लंबा किया गया है। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो अ, विज्ञापन आया हुआ है, एलडीसीई के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ फीडर पोस्ट भी हैं। फीडर पोस्ट मतलब अगर आप प्रमोशन के तहत अगर कुछ आपने पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप टीजीटी हैं तो पीजीटी में जाना चाहते हैं, तो आपको भी उसमें मौका मिल रहा है और उसकी कुछ क्राइटेरिया दी गई है, जिस पर कि आगे बात की जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें एकदम से जो भी एक्यूरेट जानकारी है वो दीजिए, वरना कोई आप गलत जानकारी देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आवेदकों के लिए, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फॉर्म पूरा इंग्लिश में है। ठीक है। तो हिंदी माध्यम के लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उसी को मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को भरते समय दिक्कत में ना आए, कम से कम महत्वपूर्ण चीज़ों को तो जान जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो अ, ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा और अगर आप एक बार फॉर्म को भर दिए, जो भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मांगी गई है या फिर जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, सर्विस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप क्रूशियल डेट के अंदर अंदर तक का ही मानकर उसको ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद एक बार ही सबमिट करना है। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अ, जैसे कई बार आप फॉर्म भरते हैं तो कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कहीं पर सिग्नेचर गलत हो जाता है, तमाम दिक्कतें विद्यार्थियों के सामने आती हैं। तो इसलिए इस फॉर्म को भरते समय आप बाकायदे एकदम से सुनिश्चित हो जाएँगे कि कोई गलती इसमें नहीं है। एक से अधिक बार पढ़कर और उसको सबमिट करेंगे और एक ही बार आप सबमिट करेंगे। बाद में आप एडिट इत्यादि का जो ऑप्शन है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और यहाँ पर पूरा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि ऑफलाइन फॉर्म
एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भरे ही नहीं जाएंगे। तो अब तो वर्तमान समय में जितने भी फॉर्म आ रहे हैं सब ऑनलाइन ही आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में भी ये बात बैठ गई होगी, आप भी अभ्यस्त हो गए होंगे। तो इसको लेकर बस आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्म को भरते समय आपको सही जानकारी पूरी देनी है और एक बार चेक कर लेना है, वरना बाद में आप इसमें कोई बदलाव चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। आगे बताया जा रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के थ्रू होगा और इसके सेंटर बाद में बता दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंप्यूटर पर आपको जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप यूजीसी नेट इत्यादि का एग्जाम देते हैं और भी डीएसएसबी इत्यादि का दिए होंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे सीबीटी से एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसका भी आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आगे बताया कि पूरा जो भी मैंडेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा क्लियर रखेंगे, उसमें कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी। इधर बताया गया है कि if applicant is eligible for more than 1 year, if should be mentioned in the years of column। अगर जो आवेदक है वो अगर जो भी ईयर दिया गया उससे वो एक आध साल ज्यादा चाहता है तो उसमें वो उस कॉलम क्या 2000 मतलब 2018 से लेकर 2023 तक का जो है उसके बीच का वो बता दे कि उसको वो कब तक वो अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और जो इसका चयन होगा वो एलडीसी 2022 के थ्रू तो होगा ही, और स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं जो कि 40% के आसपास में है, जिसको कि आगे बताया गया है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स डज नॉट कंफर्म एनी राइट टू एप्लीकेंट फीडर कैडर क्लेम, क्योंकि ये फॉर्म एक से अधिक पदों के लिए निकाला गया है। तो कई पॉइंट्स दिए गए हैं उन पदों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो फ्रेश तरीके से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो आपकी सिलेक्टेड पैनल वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मेरिट लिस्ट को वो आपके स्कोर के ऊपर ही बनाएगी, ठीक है। तो ये तो अभी कुछ कुछ एग्जाम के बारे में बता दें। इधर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि आप जो फोटो लगाएंगे फॉर्म को भरते समय वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार देखने में आता है कि एक बार अगर आप फोटो स्कैन करा लिए तो उससे कई फॉर्म भरते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 महीने से पुराना ज्यादा फोटो नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। और सिग्नेचर भी आपको स्कैन करा के रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जो कि 40% है, ठीक है। केवल SC ST को छोड़कर इनका कितना है 35 है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपको लाना पड़ेगा और 35% SC ST के लिए है। और जो भी मेरिट बनेगी, मेरिट यहाँ पर बताया गया है कि जो मेरिट बनेगी वो आपके स्कोर के आधार पर, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि सिलेक्शन जो आपका होगा, जो चयन होगा वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर के ऊपर, ठीक है। आप जितना स्कोर पाएंगे उतना बेहतर होगा, इसमें इंटरव्यू इत्यादि शायद नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आपकी तैयारी तो चली रही है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे इसके क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी की क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने ही चाहिए। यहाँ पर बीएड डिग्री विल बी क्वालिफाइंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट मेंशन। बीएड डिग्री सभी टीचिंग पोस्ट के लिए जरूरी है, हेड मास्टर की को छोड़कर। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड एबव एक्विजिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न विद बीएड बिफोर एलिजिबिलिटी ईयर इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपका पीजीटी के साथ बीएड जरूरी है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। और एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर पीजीटी और टीजीटी दोनों में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही में फॉर्म अप्लाई कर दिया और हो गया, वन सब्जेक्ट ओनली। मतलब पीजीटी में कर रहे हैं तो पीजीटी का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, टीजीटी में कर रहे हैं तो टीजीटी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। इस टाइप से ध्यान में रखना है कि कैन अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट ओनली, एक
फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है। क्राइटेरिया में प्रिंसिपल इत्यादि का बताया गया, हम पीजीटी का देखते हैं। पीजीटी में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी आर मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल विथ बीएड डिग्री आर इक्विवेलेंट। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पीजीटी, ये काफी ध्यान में रखना है, अगर आप पीजीटी हिंदी में बनना चाहते हैं तो आपका एमए हिंदी में होना चाहिए। इसके बाद बीए लेवल पर भी हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, फिर आपका बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया को बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एमए हिंदी में तो हो ही, लेकिन बीए लेवल पर भी हो। कई बार देखने में आता है कि विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ग्रेजुएशन वो बीएससी किए रहते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर हिंदी से एमए कर लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, आपको बीए लेवल पर हिंदी जरूरी है। यहाँ पर मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, बीएड डिग्री तो है ही। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीएड ऑन आर बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। क्रुशियल डेट जो दिया गया है 2018 से लेकर 2023, उसके बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हैं ऑलरेडी तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय में ही, और 50% या उससे अधिक मार्क्स आपके एमए में होने चाहिए। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी क्राइटेरिया है कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में आपका सब कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर आप पीजीटी हिंदी भी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो 50% से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कितना मार्क्स होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में कर रहा है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पर बताया जा रहा है कि 50% से या 50% से ऊपर आपके मार्क्स होना चाहिए। तो जिसका होगा वो निश्चिंत रहे इसको। बाकी आज के समय में एमए हिंदी में 50% बहुत कम लोगों का इस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है, बहुत एकदम से अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस रहेगा, खराब स्थिति रहेगी, तभी परसेंटेज की वजह से छटेंगे, वरना लगभग सबका फर्स्ट डिवीजन इस समय रहता ही है। तो ये तो हो गया पीजीटी का। आगे बात करें टीजीटी के ऊपर, टीजीटी में क्या इसकी क्राइटेरिया है उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि और आपका क्लेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है टीजीटी का, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत बैचलर डिग्री यानी कि बीए, आपका जो क्रुशियल डेट ये सब दिया गया है उसके पहले हो जाना चाहिए। अप्लीकेंट शुड हैव स्टडीज स्टडीड इंग्लिश हिंदी संस्कृत एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब कि टीजीटी अगर आप देना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक ऐसा विषय होना चाहिए जो तीनों साल होना चाहिए। ठीक है, कई जगह तो हिंदी ऑनर्स ही रहता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कई जगह क्या होता है कि 2 साल तीनों विषय आपको पढ़ना रहता है, और अंत में आखिरी साल में एक विषय पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक विषय जो है वो आप ग्रेजुएशन लेवल में तीनों साल जरूर पढ़ें। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं टीजीटी में। इसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, जो कि क्रुशियल डेट के पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी में जाना चाहते हैं और पहले से ही पीआरटी में टीचर हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 50% से मार्क्स होना चाहिए आपका, और कॉम्बिनेशन भी इसी टाइप का होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि तीनों साल आप उसमें पढ़े हों। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 50 मार्क्स एंड एबव ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट सेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ टीचर हु हैव रेंडर्ड एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस। ठीक है, तो टीजीटी का भी आप समझ गए होंगे कि किस स्थिति में आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका कि कॉम्बिनेशन इस टाइप से होगा, जिनका कि हिंदी तीनों साल होगा, इंग्लिश भी तीनों साल होगा, संस्कृत भी तीनों साल होगा, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक ही में दे दिया है, हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का, तीनों एक ही में दिया है। जैसे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि तीनों भाषाओं को एक साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि अगर आप हिंदी से टीजीटी में जाना चाहते हैं तो आप तीनों साल अनिवार्य रूप से हिंदी बीए में पढ़े हों।
ठीक है। तो ये क्राइटेरिया थी, क्राइटेरिया आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का समझ गए होंगे मोटे मोटे तौर पर। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप आराम से पढ़ पाएं। और मेरे बताने का मतलब यही था कि मेन मेन चीजों को मैं फोकस कर दूंगा, जिससे कि आप इसको पढ़ेंगे तो दोबारा आप अपने दिमाग में रखेंगे, जिससे कि आप फॉर्म को गलत ना भर पाएं और क्राइटेरिया को समझकर इस फॉर्म को भरें और अच्छे से भरें और इसकी तैयारी लगातार करते रहें। अगले लेक्चर में हम इसके सिलेबस पर बात करेंगे। और इसका सिलेबस भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल में भेजे थे वो, जो कि पुराना है। इसका नया सिलेबस आया हुआ है और सिलेबस आप देखेंगे तो बड़ा आपको अलग ढंग का महसूस होगा, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस बनाया है कि वन लाइनर किताबें जो मार्केट में खूब धूमधाम से चल रही थी, अब उनका समय हमें लगता है कि धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो मैंने संकेत दे दिया है, आगे मैं उसी सिलेबस पर बातचीत करूंगा। तब तक इसको आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।